तो बिना बकवास करे सीधा क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं हम। ये सैंपल पेपर है इकोनॉमिक्स का, ठीक है? और ये जो है स्टैटिक्स का पेपर है। तो पहले आज हम स्टैटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट में इसने कहा है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ो और आंसर दो। जो पहला कथन है, पहले कथन में बोला समांतर माध्य किसी श्रृंखला के मानों के विचलनों का योग शून्य होता है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर हम समांतर माध्य निकालें और x में से ही समांतर माध्य माइनस करते जाओ और उन सबको अगर जोड़ा जाए तो उन सबका सम जो है 0 के इक्वल आता है। या फिर फ़ॉर्मूला याद रख लो, x माइनस x बार ये वाला हमेशा किसके इक्वल आएगा? 0 आएगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही है। दूसरा कह रहा है, किसी श्रृंखला में समांतर माध्य और माध्य का कभी बराबर नहीं हो सकता। ये गलत है। समांतर माध्य और माध्य दोनों सेम आंसर आ सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इनमें से कौन-सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। तो पहला सत्य है, ये पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब आगे देखो क्या कह रहा है, माध्यिका के अंकन से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो माध्यिका को ग्राफ के द्वारा बनाया जा सकता है और ग्राफ के लिए या तो हम से कम का यूज़ करते हैं या फिर से अधिक का यूज़ करते हैं। अब ये से कम या से अधिक ये दोनों ही त्वरण कहलाते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। त्वरण में ही से कम और से अधिक बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सहसंबंध। देखो सहसंबंध मतलब कोरिलेशन जो निकाला जाता है, उसका आंसर हमेशा -1 से लेके 1 होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ आगे दे रखा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करने की विधि नहीं है? देखो प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिन्हें पहली बार खुद इकट्ठा किए जाते हैं। अब पहली बार जब इकट्ठा किए जाएँगे तो वो डायरेक्ट और सही आंकड़े होंगे। तो यहाँ कह रहा है कर्मचारी के बारे में जानकारी के लिए कंपनी के मालिक से संपर्क करना। मतलब कर्मचारी का डाटा लेना है और किससे लेना है? मालिक से लेना है। तो ये तो गलत आंकड़े भी दे सकता है और ये प्राथमिक आंकड़े थोड़ी हुए, ये प्योर डाटा थोड़ी हुआ। तो ये तो गलत इन्फॉर्मेशन हो गई। लेकिन इसके अलावा जैसे उत्तरदाता से सीधा संपर्क बनाना, ये भी प्राथमिक है। टेलीफ़ोन से बात करना, ये भी प्राथमिक है। सूचना देने वाले से एक प्रश्नावली तैयार करके पूछना, ये भी प्राथमिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये वाला, ये इस पे टिक लगा के आना था हमें। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा सांख्यिकी को एकवचन के रूप में, देखो एकवचन के रूप में सांख्यिकी विज्ञान होती है, जो सारे काम करती है, जो हमारे चैप्टर है, कौन-कौन से? संकलन, व्यवस्थीकरण, वर्गीकरण, विश्लेषण, निर्वचन, ये सारे काम करती है। तो इनमें से इसने संग्रहण बोला, संगठन बोला, बाकी ये और ये एकवचन के रूप में सांख्यिकी का काम नहीं होता, तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, कबीर ने एक स्कूल की 12वीं कक्षा में परीक्षाओं के विद्यार्थी को उत्तीर्ण प्रतिशत के संबंध में पिछले 5 सालों के आंकड़े लिए। कितने सालों के लिए? 5 सालों के आंकड़े इकट्ठा किए। अब ये जो वर्गीकरण है, ये तो हमें पता चल गया वर्गीकरण है, गुणात्मक है, मात्रात्मक है, काल है या फिर ये। जब भी ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें ईयर वाइज़ दिया होता है, या सालों के बारे में बात होती है कि 2006, 2007, 2008, तो ये कालक्रम वाला कहलाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में ए और आर दे रखा है, दोनों को पढ़ते हैं। देखो सतत आवर्ती वितरण आयतचित्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके कहने का मतलब है, जो आयतचित्र हम बनाते हैं, आयतचित्र सभी को याद होगा, आयतचित्र इस तरह से मिला-मिला के हम लोग बनाते थे। तो आयतचित्र कंटीन्यू सीरीज़ का बनाया जाता है, सतत आवर्ती का, तो ये बिल्कुल सही है, तो ए हमारा सही है। आयचित्र आंकड़ों का ग्राफी विधि भी, ये भी सही है और ये इसको बोल भी रहा है कि ये ग्राफिकली दर्शाता है, तो यहाँ दोनों ही सही है और ए जो है आर को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुँच गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोला, निम्नलिखित में से कौन-सा चरम मूल्य से प्रभावित नहीं होता? ये बताना है हमें कौन-सा मूल्य से प्रभावित नहीं होगा। देखो सुनो, माध्यिका प्रभावित होती है या नहीं होती है? बहुलक प्रभावित होती है या नहीं होती है? एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो 1, 2, मैं 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, फिर 2 मान लेता हूँ, फिर 2 मान लेता हूँ, फिर 3 मान लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ मेरा बहुलक 2 होगा क्योंकि बहुलक कितनी बार आया? 3 बार आया, ठीक है? अगर मैं यहाँ 4 मान लेता हूँ, अब भी बहुलक मेरा 2 ही रहेगा, 5 मान लूँगा यही, तो ये बाकी मूल्य को तो प्रभावित नहीं करता ना, तो बाकी मूल्यों को कभी भी बहुलक और माध्यिका प्रभावित नहीं करती, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे कह रहा है, की सहायता से सहसंबंध का ग्राफीय अनुमान लगाया जाता है। देखो सहसंबंध की 3 विधियाँ होती है। एक होती है ग्राफिकली जिसे हम प्रकीर्णालेख कहते हैं, दूसरी होती है काल पियर्सन और तीसरी होती है स्पीयरमैन। तो इनमें से अगर मैं ग्राफिकली बनाऊँ तो प्रकीर्ण वाले का ही ग्राफ बनता है जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, 10 में कह रहा है, मुद्रास्फीति की गणना में परिवर्तन के रूप में, अच्छा मुद्रास्फीति की बात हो रही है तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक, निर्वात सूचकांक दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि इसमें बा और सा दोनों लिखा हुआ है। अब जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11, हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप इस वाली टेबल में सीएफ निकाल लेना। अब सीएफ निकालने आता है ना, सीएफ निकालने के बाद इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m बराबर L1 फिर प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ये फॉर्मूला यूज़ करके इसका आप माध्यक निकाल सकते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है हमसे निम्नलिखित को परिभाषित करो। गणनाकार, गणनाकार का मतलब जिसको कैलकुलेट किया जा सकता हो। शोधकर्ता, जो रिसर्चर होते हैं, जो किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं। उत्तरदाता मतलब जिनसे सवाल पूछा जाता है, वो उत्तरदाता। जनगणना विधि, जनगणना विधि वो होती है जब सर्वे में सभी लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, तो वो जनगणना विधि होती है। अब यहाँ से अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17, ये 4 क्वेश्चन और है, इसके बाद हमारी माइक्रो की बुक शुरू हो जाती है। तो फटाफट इन चारों क्वेश्चन को समझते हैं। देखो पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए देखो 36, 30, 25 और 9, इन सबका टोटल करोगे तो ये सब 100 है, तो ये परसेंट में दिया हुआ है। पाई चार्ट बनाने के लिए आप सीधा इसको डिग्री में बदलो। डिग्री में बदलने का बड़ा सिंपल है, इन सबकी मल्टीप्लाई 3.6 से कर दो। और भी तरीके हैं डिग्री में बदलने के, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि जो भी परसेंट में था उन सबकी मल्टीप्लाई 3.6 से कर दो। इसकी भी 3.6 से, इसकी भी और इसकी भी। जब इसे आप 3.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिग्री में बदल जाएगा। और डिग्री में चेंज करने के बाद एक सर्कल बनाना है, सर्कल का सेंटर बना देना है और जिसका जितने डिग्री आया हो उतने-उतने डिग्री पे ऐसे-ऐसे करके इसको पाई चार्ट बना के दे देंगे, ठीक है? तो इसके आगे बाद में बाकी डिटेल से इस क्वेश्चन को बाद में समझाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है समांतर माध्य ज्ञात करो, ठीक है? समांतर भारित माध्य ज्ञात करो। तो ये जो भारित माध्य आ गया है, भारित माध्य को वेटेज मीन कहते हैं और वेटेज मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। बस आपको क्या करना है, एक्स भी दे रखा है, डब्ल्यू भी दे रखा है, एक कॉलम और बना लेना डब्ल्यू एक्स। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जैसे यहाँ पे 92 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे जैसे 8 दूनी 16, यहाँ पे 96 आ गया, यहाँ आ गया 210, यहाँ आ गया 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 130, यहाँ आ जाएगा 80 और यहाँ आ जाएगा 90। इन सब की मल्टीप्लाई कर दी। अब जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था? सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, यही था फॉर्मूला। तो उस डब्ल्यू एक्स का जो टोटल है, इसका मतलब इस लाइन का जो टोटल आएगा, वो यहाँ रख देंगे और सिग्मा डब्ल्यू का जो टोटल आएगा, उन दोनों से डिवाइड करके आंसर इसका आ जाएगा। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16, उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से कार्ल पियर्सन से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करो। देखो, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होगा लेकिन मैं शॉर्ट बताता हूँ। इसको एक्स मान लेना, कैपिटल एक्स और इसको वाई मान लेना। और जो सहसंबंध का कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है लघु विधि वाला, वो होता है इस अंडर रूट में सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अपॉन में अंडर रूट स्मॉल एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट स्मॉल वाई का स्क्वायर। अब ये जो स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार और जो स्मॉल वाई है, उसका फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई बार। अब एक्स बार का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन और वाई बार का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन में एन। ये फॉर्मूला यूज़ करके टेबल बना के सिंप्लीफाई करके इसमें वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। और हाँ, आपका कार्ल पियर्सन हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में आएगा, ठीक है? अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहले इसको थोड़ा रफ कर दूँ, ठीक है? अब जो क्वेश्चन नंबर है 17, उपभोक्ता कीमत सूचकांक तैयार करो। देखो इसका जो फ़ॉर्मूला होता है ना, वो होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 और यहाँ पे आ जाएगा Q0 इंटू में 100। ये फ़ॉर्मूला होता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अब P1 Q0 का मतलब P1 ये रहा और Q0 ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 12 तिया 36 और 10 की 8 से करेंगे 80 और ऐसे ही सबकी मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देंगे इसकी जगह। अब यहाँ क्या था P0 Q0, तो P0 Q0 का मतलब ये रहा P0 और ये रहा Q0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको जोड़ के यहाँ रख देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो पार्ट करवाया है मैंने, ये वाला पार्ट है स्टैटिक्स, बाद में इसका पार्ट 2 लेके आएँगे।